आपको क्या लगता है कि कब तक, कौन से एक डेट बता दीजिए कि सारे स्कूल ऐसे हो जाएंगे दिल्ली के? I am hopeful that by the time the 5 year tenure of the Aam Aadmi Party government is over, हम्म। at least 75% of the classrooms will look like ऑफ this. ऑल एग्जिस्टिंग Of all स्कूल्स। existing तो schools. 100% होने में मतलब फिर 2-3 और साल लगने चाहिए 100% यानी। achieve में बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है। मेरे साथ मौजूद हैं आतिशी जी, ये एजुकेशन मिनिस्टर की पहले एडवाइजर रही थी, तो कह सकते हैं ये ब्रेन थी इन सारी स्कूल डेवलपमेंट के पीछे। ये जो सारा स्कूल में डेवलपमेंट हुआ है, स्कूल में चेंजेस आए हैं, एक तो ये हो गया कि आपने बजट बढ़ा दिया एजुकेशन का, इसलिए आप ये अच्छे डेस्क खरीद पा रही हो, आप अच्छी बिल्डिंग बना पा रहे हो, यहाँ पर प्लेग्राउंड्स अच्छे कर दिए, सब कर दिया। लेकिन और क्या चेंज किया है आपने? ये तो ऊपर ऊपर की चीजें हो गई। मैं कह सकता हूँ कि ये बस बाहर से आपने दिखाने में अच्छा कर दिया, लेकिन ये तो कोई भी कर सकता था ज्यादा पैसे हाँ लगाकर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कोई भी कर सकता था। हाँ। लेकिन हमसे पहले शायद कोई करना चाहता नहीं था। दूसरा, वी शुड जस्ट सी इट एज कि ऊपर ऊपर से अच्छा हो गया। जब आपके कमरे अच्छे होते हैं, क्लासरूम्स अच्छे होते हैं, अच्छे डेस्क होते हैं, तो ये स्टूडेंट्स और टीचर्स की भी सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ पे भी एक असर डालता है। पहले जब गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टूडेंट्स आते थे, तो यही बच्चे जिनको आप आज बाहर खेलते हुए देख रहे हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होती थी। इनके शोल्डर स्लाउच्ड होते थे। ये जब आप उनसे बात करिए, वो आई कांटेक्ट नहीं मेक करते थे। सो आज जब स्कूल की बिल्डिंग अच्छी हुई है, पंखे अच्छे हुए हैं, क्लासरूम अच्छे हैं, तो उन्हीं स्टूडेंट्स में ग्रेटर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है, ग्रेटर कॉन्फिडेंस है। अगर आप गवर्नमेंट सिस्टम्स में देखिए, एंड नॉट जस्ट इन स्कूल्स बट जो सारे गवर्नमेंट सिस्टम्स होते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक फील्ड लेवल ऑफिसर होता है, एक डेप्यूटी डायरेक्टर। उस डेप्यूटी डायरेक्टर के नीचे करीब 100 स्कूल आते हैं। अगर वो ऑफिसर रेगुलरली स्कूलों में जाए, उनका हालचाल देखे, सब कुछ बहुत ईमानदारी से करे, फिर भी वो एक स्कूल में 3 महीने के बाद आ सकता है। तो फिर कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो स्कूल भी धीरे धीरे डिटीरियोरेट कर जाते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म्स आई फील दैट हैज रियली चेंज दिस, कि हमने स्कूल की मैनेजमेंट में और स्कूल की गवर्नेंस में पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया है। अच्छा। बिकॉज पेरेंट्स आर द पीपल हु केयर द मोस्ट। उनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है कि स्कूल ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। किस तरह से इन्वॉल्व किया आपने? तो हर स्कूल की एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, एसएमसी कहते हैं। हाँ। So we actually empowered the school management committees, which consist of 75% parents. अच्छा। हमने इन कमिटीज की इलेक्शंस कराया, इन स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज को पावर दी। हमने हर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को 5 से 7 लाख रुपए का फंड दिया कि जो भी इश्यूज हैं स्कूल में लोकली जो एड्रेस करने की जरूरत है, हमने उन्हें रेगुलर बेसिस में स्कूल में मिड डे मील का इंस्पेक्शन के लिए एम्पावर किया, स्कूल विजिट्स के लिए एम्पावर किया। सो ऑन अ रेगुलर बेसिस पेरेंट्स स्कूल में आने लगे, देखने लगे कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, आपकी जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, सफाई। तो एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में कितने लोग होते हैं? एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में 16 लोग होते हैं। अच्छा। जिसमें से पेरेंट्स होते हैं। उसमें से आपने ये रूल सेट किया? नहीं, ये भी रूल पहले से ही था। ये भी पहले से ही था? पहले से था, पर ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी सिर्फ कागज पे होती थी। तो आपने क्या चेंज किया इसमें? हमने स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज में सबसे पहले तो इलेक्शंस करवाए, फिर हमने स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज को एम्पावर किया। हमने इन स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज के पूरे दिल्ली भर में व्हाट्सएप ग्रुप्स का एक नेटवर्क क्रिएट कर दिया। अच्छा। तो जो भी फीडबैक और इनपुट, जो भी इश्यूज ग्राउंड लेवल पे आ रहे थे, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से एजुकेशन मिनिस्टर के ऑफिस में एस्केलेट हो जाते थे। तो हमारे पास भी एक ऑनगोइंग इनपुट आ जाता था कि किस तरह की प्रॉब्लम स्कूल फेस कर रहे हैं। प्लस एट अ लोकल लेवल हमने इन स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज को फंड्स दिए। मान लीजिए कि ये पंखा टूट गया है, ये डेस्क टूट गया है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के आने से पहले एक फाइल जाती थी स्कूल से जोनल लेवल पे, जोन से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहां से अप्रूव होकर वापस जोन पे आती थी, फिर स्कूल पे आती थी कि एक नया डेस्क खरीदना है। आज एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एम्पावर्ड है कि अगर डेस्क की जरूरत हो तो डेस्क खरीदे, पंखे की जरूरत। तो पहले स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज को पैसे नहीं मिलते थे काम करने? पैसे भी नहीं मिलते थे, और ये सिर्फ एक रजिस्टर पे होने वाली लिस्ट होती थी। अच्छा। वो एक्चुअली कुछ काम ना करती थी ना करती थी। आपने दुनिया भर के स्कूल्स देखे होंगे, कहीं से इंस्पिरेशन ली होगी, जैसे मनीष सिसोदिया जी फिनलैंड गए थे, और तो आपने क्या देखा बाहर के स्कूल्स में जिसको आपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया? जहाँ जहाँ पे भी अच्छे स्कूल्स चलते हैं, इज बिकॉज टीचर्स को वहाँ पे एक डिग्निटी मिलती है, एक रिस्पेक्ट मिलती है, कि टीचर्स फील अ सेंस ऑफ प्राइड इन देयर प्रोफेशन। अच्छा। कि इट्स नॉट जस्ट कि आप, जब हम शुरू में आए थे तो बहुत सारे लोग हमें कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी सजेस्ट करते थे कि टीचर भी यहाँ तो एक तरफ डंडा बजाओ तभी वो काम करेंगे, यहाँ आप उन्हें कोई कैश इंसेंटिव्स दो, जब तक आप कुछ कैश इंसेंटिव नहीं दोगे वो अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे। तो आपने क्या किया? हमने एक्चुअली इन दोनों में से कोई कुछ भी नहीं किया। हमारी ये कोशिश रही है पिछले 4 सालों में कि टीचर्स शुड फील अ सेंस ऑफ प्राइड इन देयर प्रोफेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे डू। मुझे लगता है कि उससे एक बहुत बड़ा चेंज आया है।
चाहे जिस तरह टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे टीचर्स को हम देश विदेश के अलग अलग हिस्सों में हाई क्वालिटी ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, या इवन जब दिल्ली में ट्रेनिंग होती है तो हम उसके लिए उनके लिए फैसिलिटीज को ऑर्गेनाइज करते तो हैं। टीचर्स को ट्रेनिंग पे भेजा बेसिकली। हाँ, उनको भेजा। सेकंड, टीचर्स को जैसे हम हर साल टीचर्स को अवार्ड्स देते हैं, अच्छा। एंड जब भी हम टीचर्स अवार्ड्स देते हैं, सो वी हैव मेड द टीचर्स अवार्ड्स फंक्शन वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड फंक्शंस इन द एंटायर दिल्ली गवर्नमेंट, जहाँ पे टीचर्स के लिए एक रेड कारपेट वेलकम होता है। अच्छा। वहाँ पे देश के बेस्ट म्यूजिक बैंड्स परफॉर्म करने आते हैं, टीचर्स को स्टेज पे एस्कॉर्ट करते हैं। अच्छा। एंड नॉट जस्ट दैट, जो आपके 50 टीचर्स होते हैं जिन्हें अवार्ड मिलता है, उनकी पूरी दिल्ली में बिलबोर्ड्स पे फोटोग्राफ्स लगी होती है, मेट्रो स्टेशंस पे, बस स्टॉप्स पे, गवर्नमेंट होर्डिंग्स पे। अच्छा। सो वी आर नॉट एडवर्टाइजिंग आवर पॉलिटिकल लीडर्स, बट द टीचर्स। हाँ हाँ। तो जब एक टीचर अपनी फोटो या अपने किसी कॉलीग की फोटो देखता है एक बस स्टॉप पे लगी हुई, होर्डिंग पे लगी हुई, तो एक टीचर को भी लगता है कि भाई मैं भी कुछ हूँ और मैं इस देश के लिए कुछ वर्थवाइल। तो क्या आप ये मानते हैं कि ये जो स्कूल्स बनाए हैं आपने दिल्ली में, ये पूरे देश में बेस्ट हैं? हाँ, ये तो हम मानते हैं। ये आप मानते हो बेस्ट है? हम मानते हैं कि स्कूल में बेस्ट, देश में बेस्ट है। पर ऐसा तो होगा नहीं कि दिल्ली सरकार ने पहले ऐसे किया होगा। कोई भी और स्टेट है हमारी कंट्री में जिसमें आपको लगता हो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ के स्कूल्स, या आपने उन स्टेट से, उनके स्कूल से सीखा हो? देखिए, रिफॉर्म का एफर्ट कई जगह हुआ है। अच्छा, फॉर एग्जांपल देखिए हिमाचल प्रदेश में हुआ है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में भी कई रिफॉर्म के एफर्ट्स हुए हैं। लेकिन जो एक सिस्टमैटिक ओवरहॉल एक पब्लिक एजुकेशन सिस्टम का होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। अच्छा। क्योंकि वो ना पॉकेट्स में और आइलैंड्स में होता रहा कि मान लीजिए कोई एक अच्छा एजुकेशन सेक्रेटरी आ गया, उनको ये लगता था कि स्कूल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, तो उन्होंने कोई एक अच्छा इनोवेटिव टीचिंग मेथड इंट्रोड्यूस कर दिया। कहीं पे कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आ गई जिसने 15-20 स्कूल्स में काम किया, वहाँ पे कुछ इम्प्रूव हुआ। बट एक ओवरऑल पॉलिटिकल विल जो इस सिस्टम को मूव करने के लिए चाहिए हो, तो चाहे वो बजट एलोकेशन हो, चाहे वो अच्छे डेस्क खरीदना हो, चाहे वो टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए देश विदेश भेजना। तो अगर आपका मॉडल किसी और स्टेट्स को अडॉप्ट करना है तो उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप, बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं देश भर में? देखिए, अलग अलग सिचुएशंस के अनुसार इश्यूज जो गवर्नमेंट स्कूल्स फेस करते हैं वो अलग होती है। जैसे मैंने आपको कहा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वगैरह में अलग सिचुएशन। आई थिंक दैट द बिगेस्ट, पर ये टीचर्स वाली चीज तो हर कोई कर सकता है ना। हाँ, कि जो प्रिंसिपल्स हैं ये तो हर कोई अडॉप्ट कर सकता है। हाँ। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने वाला हो, चाहे वो ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी इन स्कूल्स का हो, चाहे वो ग्रेटर रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर टीचर्स हो, चाहे वो पेरेंट्स पार्टिसिपेशन हो, इन प्रिंसिपल्स को तो कोई भी अडॉप्ट कर सकता है। हाँ। बट रियली द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल ऑफ दिस इज द पॉलिटिकल विल। अगर ये तो आप ऐसे कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे पास ही पॉलिटिकल विल है, तो जब तक किसी और के पास वो नहीं आएगी तो कोई और नहीं कर सकता। अगर आप ये सारे सॉल्यूशंस देखिए जो हमने इम्प्लीमेंट किए, हाँ, इसमें कोई जादू की छड़ी नहीं थी, इसमें कोई बहुत हाई फाई पॉलिसी मेकिंग भी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन बहुत सारे सिंपल सॉल्यूशंस से बहुत छोटे समय में बहुत बड़ा चेंज आया है। अगर हम ये बात करते हैं कि सिर्फ एक 4 साल के समय में गवर्नमेंट स्कूल्स में इतना टर्न अराउंड होगा, पब्लिक परसेप्शन में टर्न अराउंड होगा, दिल्ली में लोग प्राइवेट स्कूल से निकाल के अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में डालेंगे, तो शायद हमें लगता है कि ये सपना है, ये मजाक है। बट दिस हैज हैपेंड एंड दिस हैज हैपेंड। लेकिन आप कह रहे हो, हाँ, तो आप कह रहे हो कोई एक ऐसा कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं था जो आपने खेल दिया जिससे कि सब बदल गया और फिर सब सही हो गया। ऐसे हमारे पास रॉकेट साइंस नहीं थी या हमारे पास कोई खुफिया पॉलिसी सोल्यूशन नहीं था। हाँ। ये सारे बहुत सिंपल सोल्यूशंस थे जो मेरा मानना अगर हम सोच सकते थे तो कोई भी और सोच सकता था। अच्छा। हम अगर इन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते थे तो कोई भी और इम्प्लीमेंट कर सकता था। तो अभी भी आप कह रहे हैं कि कोई भी और इम्प्लीमेंट करना चाहे कर सकता है बड़ी आसानी से? अगर आम आदमी पार्टी इलेक्शन जीतती है एजुकेशन को इशू बना, तो ये पूरे देश भर में एक मैसेज देता है कि अगर आप स्कूल्स ठीक करेंगे तो उससे आप इलेक्शन जीत भी सकते हैं। पर आपको लगता है इससे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं? लोगों को लगता है कि नहीं, एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, उससे इमोशनली अटैच होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम लोग इमोशंस के बेसिस पे वोट देते हैं, तो एजुकेशन को एक इमोशनल टच देना आपको लगता है पॉसिबल है? अपनी लाइफ देखिए, हम अपने परिवार में देखते हैं, जो किसी भी फैमिली का सारा एफर्ट होता है, जो हमारी सारी जिंदगी की जद्दोजहद होती है, वो इसलिए होती है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दिलाएं, कि हमारे बच्चे हमारी अपनी जिंदगी में हमसे आगे बढ़ें। और ये किसी भी फैमिली के लिए सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है। पहली बार एक गवर्नमेंट आई है जिसने कहा है कि जो पेरेंट्स बड़े बड़े स्कूलों की महंगी फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके बच्चों को भी उतने ही अच्छे स्कूल या उससे अच्छे स्कूल हम लेंगे। देखिए, एक नेता क्या चाहता है? कोई भी पॉलिटिशियन नहीं चाहता है कि मैं फिर से री-इलेक्ट हो जाऊं। अगर उसमें ये डर हो कि जब मैं किसी का दरवाजा खटखटाऊंगा और जो घर के अंदर बैठा है वो मुझसे पूछेगा कि तुमने सरकारी स्कूल ठीक किए कि नहीं किए, सरकारी अस्पताल ठीक किए कि नहीं किए,
then not just आम आदमी पार्टी and not just in Delhi, फिर हर पॉलिटिशियन देश भर में हर पार्टी हर सरकार स्कूलों को ठीक करे। सही बात है। पॉलिटिकल विल यहीं से आएगा। एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने को पॉलिटिकल और इलेक्टोरल इशू बनाना जरूरी है। और मुझे ये बात की खुशी है कि मनोज तिवारी जी ने और उनकी एसडीएमसी की गवर्नमेंट ने कम से कम एक उन्होंने एक किया है। तो यही चीज मैं पूछना चाहूंगा, हम ऐसे ही एक स्कूल में बैठे हैं, ऐसे कितने और स्कूल हैं जो इतने ही अच्छे हैं? जो अब सारे नए स्कूल्स बन रहे हैं, हाँ। दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स बने हुए हैं, जो नए स्कूल बिल्डिंग्स कितने बन रहे हैं अभी? सो अभी तक 21 नए स्कूल्स खुल चुके हैं, 8000 नए क्लासरूम्स व्हिच इज इक्विवेलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू अबाउट 400 स्कूल्स। 8000 नए क्लासरूम्स बन चुके हैं। ऑल स्कूल्स ऑल क्लासरूम्स लुक लाइक दिस। अच्छा। सेकंड, जो पुराने स्कूल्स थे उसमें से तो 4 आप कह रहे हो इक्विवेलेंट टू 400 स्कूल्स ऐसे क्लासरूम और हैं? यस। अच्छा, Second, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। हाँ। इसके अलावा जिस स्कूल में आज हम बैठे हैं वो एक पुराना स्कूल है जो रिफर्बिश्ड है। ऐसे 50 और स्कूल, ऐसे 50 और स्कूल हैं। अच्छा। 20 more schools which are newly built buildings that also look like this. और टोटल में दिल्ली में पूरे कितने स्कूल्स होते हैं? दिल्ली में 1000 से ज्यादा स्कूल्स हैं। आई थिंक 1040 is the exact number. अच्छा। पर बिकॉज हम एक सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा कांस्टेंट टसल चलता रहा है, हमने 500 नए स्कूल्स खोलने की बात करी थी। अच्छा। लेकिन डीडीए जो लैंड ओनिंग एजेंसी है दिल्ली में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो हमारे बार बार मांगने पर भी डीडीए ने हमें नए स्कूल्स के लिए जमीन दी थी। सो इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग न्यू स्कूल्स वी बिल्ड न्यू क्लासरूम्स इन द एग्जिस्टिंग स्कूल्स। तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड किया। हाँ। तो हालांकि स्कूलों की संख्या सेम रही, द इंफ्रास्ट्रक्चर हैज रियली इंक्रीज्ड। अच्छा। आपको क्या लगता है कि कब तक, कौन से एक डेट बता दीजिए कि सारे स्कूल ऐसे हो जाएंगे दिल्ली के? तो जब हम पावर में आए थे 2015 में, तो दिल्ली के सारे स्कूल्स में 17000 क्लासरूम्स थे सब कुछ मिला के। आज के दिन पे 8000 उसमें नए क्लासरूम्स ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं, जो सारे ऐसे लगते हैं, और 11000 नए क्लासरूम्स बनने शुरू हो गए हैं। सो आई एम होपफुल दैट बाय द टाइम द 5-year tenure of the आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इज ओवर, at least 75% of the classrooms will look like of all existing schools. तो 100% होने में मतलब फिर 2-3 और साल लगने चाहिए यानी। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि हमारा एक्सपीरियंस रहा, जब हम एग्जिस्टिंग स्कूल को रिफर्बिश करने की कोशिश करते हैं तो उसमें एजुकेशन बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, स्टूडेंट्स की जो क्लास और पढ़ाई चल रही होती है। क्योंकि अगर हमें इस रूम को रीडू करना है तो हमें बच्चों को यहाँ से बाहर मूव करना पड़ेगा, 2-3 महीने तक इस कमरे में कंस्ट्रक्शन चलेगा। तो हमने 50 स्कूलों को रिफर्बिश करने के बाद रिफर्बिशमेंट होल्ड पे डाल दी थी। अच्छा। तो वो वहाँ की पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रही थी। हालांकि जो बेसिक इम्प्रूवमेंट मेंटेनेंस है, अच्छे डेस्क होना, साफ सफाई होना, सारे वाइट वॉशिंग होना, अच्छे पंखे, अच्छी लाइटें, ये अब सब स्कूल्स में। आतिशी, आप इलेक्शंस लड़ेंगी एमपी के लिए अभी आने वाले लोकसभा चुनावों में, तो आपको क्या लगता है आप क्या बदल लेंगी जो अभी आप ऑलरेडी नहीं कर पा रही हैं, वो एमपी बन के क्या कर पाएंगी? एक्चुअली अब देखिए, दिल्ली में स्पेसिफिकली एक बहुत बड़ा इशू ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, जहाँ पे आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो सेंट्रल एजेंसीज के अंदर आती हैं, जिसमें एमपीज का कुछ हद तक एक कंट्रोल होता है। एमपीज इन्फ्लुएंस कह सकते हो, कंट्रोल तो नहीं कह सकते। इन्फ्लुएंस होता है। हाँ। इसका अब जैसे हम स्कूल्स की बात करते हैं, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव फेस्ड, व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि हमें ज़मीन चाहिए थी नए स्कूल्स बनाने के लिए, पर डीडीए में हम बार बार गए पर हमें वहाँ पे ज़मीन नहीं दी गई। अब डीडीए के बोर्ड में दिल्ली के एमपीज बैठते हैं, तो अगर आम आदमी पार्टी के एमपीज डीडीए में पहुँचते हैं तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। अच्छा, तो आपके लिए ज़मीन मिलना आसान हो जाएगा वहाँ से। वो एक चीज़ है। हाँ। कितने डीडीए के बोर्ड में कितने एमपीज हैं? डीडीए के बोर्ड में दिल्ली के 4 एमपीज बैठते हैं। और बाकी और कौन मेंबर्स हैं? बाकी सारे जो मेंबर्स हैं वो बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। अच्छा। अच्छा, तो वो लेकिन वो एमपीज इन्फ्लुएंस करते हैं उन ब्यूरोक्रेट्स को। हाँ, ठीक है। सेकंड, अगर आप देखिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो दिल्ली में है वो लॉ एंड ऑर्डर की है, एंड जो दिल्ली की बेसिक सिक्योरिटी इश्यूज हैं। मान लीजिए आपके घर में चोरी हो रही है, आप 100 नंबर पे कॉल करते हैं तो वो पुलिस नहीं आती। जो सारी दिल्ली की सारी पुलिस है वो एक्चुअली जो लुटियंस दिल्ली, जो नई दिल्ली का इलाका है, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट है। अभी कुछ ही दिन पहले कृष्णा नगर में मुझे कोई एक व्यक्ति दिखा रहे थे मैसेजेस कि उन्होंने 100 नंबर पे फ़ोन किया, उनके एरिया में चोरी हो गई। 100 नंबर से SMS तो आया लेकिन कोई पुलिस नहीं आई। फिर उन्होंने फिर से कॉल किया तो 100 नंबर से SMS आया पर कोई पुलिस नहीं आई। नाउ हर डिस्ट्रिक्ट पे एक मॉनिटरिंग कमेटी होती है, जैसे हमारे स्कूल में एक मैनेजमेंट कमेटी होती है, एक मॉनिटरिंग कमेटी होती है, विच सीज के वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी एक्सेट्रा ठीक है कि नहीं। अब उसमें जो इस कमेटी को हेड करते हैं वो होते हैं वहाँ के एमपी। अच्छा। पर
हमारे एमपीज और खास करके ईस्ट दिल्ली जहाँ से मैं हम्म, इलेक्शन लड़ने वाली हूँ, वो पिछले 5 साल से, हम्म। ये मंथली मीटिंग होती है तो अब तक 50 बार तो हो गई होगी, पिछले 5 साल में एक बार गए। अच्छा, एंड सो कहाँ पे हमारे पास पुलिस की तो कमी पुलिस है, पे कहाँ भी इम्पैक्ट पड़ेगा उससे। ऑफिसर्स होने चाहिए, कहाँ पे हम्म। पीसीआर वैन्स की जरूरत है, हम्म। कहाँ पे महिला थानों की जरूरत है। सो दैट इज अनदर एरिया वेयर एन एमपी कैन हैव। थर्ड, अगर आप आज के दिन में दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो जो दिल्ली के एमपीज हैं बीजेपी के, दे आर एक्चुअली अ हर्डल टू गवर्नेंस इन दिल्ली एंड दे हैव गॉन आउट ऑफ देयर वे कि वो अलग अलग दिल्ली गवर्नमेंट के कामों को रोक सकें। जैसे जब दिल्ली गवर्नमेंट ने सीसीटीवी कैमरास लगाने की बात करी पूरी दिल्ली में सिक्योरिटी के लिए, तो ये जो सिटिंग एमपीज हैं, दे एक्चुअली टुक अ कंप्लेंट टू द एलजी एंड सेड कि अरविंद केजरीवाल को सीसीटीवी कैमरास मत लगाना। When we wanted land for मोहल्ला clinics, they didn't give us land. जब हमने मोहल्ला clinics, कोटा cabins वगैरह में बनाने शुरू किए और in rented premises because we were not getting land, again these MPs went to the LG with a complaint, and based on their complaint, the Delhi's LG held up our mohalla clinic file for 2 to 3 years. अच्छा, So we could have had 1,000 mohalla clinics in Delhi 3 years ago, but the file was stalled. Specifically in East Delhi, ईस्ट दिल्ली इज एक्चुअली जिसे जमुना पार्क का इलाका कहते हैं, वो दिल्ली का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है एंड वहाँ पे हॉस्पिटल्स की कमी है। सो देयर इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज ईयरमार्क्ड इन द डीडीए मास्टर प्लान फॉर अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। दिल्ली गवर्नमेंट पिछले 4 साल से कोशिश कर रही है कि वो जमीन हमें मिल जाए तो हम एक बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना दें। अच्छा, बट डीडीए ने देने से मना कर दिया। उन्होंने लिए लैंडफिल के लिए देने के लिए हाँ कर दिया था, पर हॉस्पिटल के लिए। अच्छा, वहीं पे अगर आम आदमी पार्टी का एमपी हो तो फिर वहाँ पे हम उस जमीन को भी ले सकते हैं, हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स, मेडिसिन, सब चीज़ का प्रोजेक्ट। ठीक है, समझ गया मैं। जब इलेक्शन लड़ने की बात आती है, आप आम आदमी पार्टी पूरा ट्राई कर रही थी कि अलायंस करे कांग्रेस के साथ, आप महागठबंधन का पार्ट होना चाहते हैं बेसिकली। तो एक तरफ आप है एजुकेटेड हैं काफ़ी, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है, लगती भी नहीं आप क्रिमिनल जैसी होंगी लेकिन दूसरी तरफ आजकल तो हता आप उन लोगों के साथ अलायंस करना चाहते हो जो बहुत करप्ट लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप आम आदमी पार्टी की शुरुआत देखिए तो एंटी करप्शन मूवमेंट से हुई और हमने ही सबसे पहले करप्शन के जो केसेस थे उन्हें बहुत बड़े स्केल पे उठाया था। बट अगर आप आज हमारे देश का हाल देखिए तो जो करंट बीजेपी गवर्नमेंट है, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रजीम है, वो करप्ट तो है ही, पर उसके साथ जो उसमें एक डिक्टेटरशिप और एक तानाशाही की जो प्रॉब्लम है, वो शायद इस देश ने पहले कभी नहीं देखी। अच्छा, अगर आप दिल्ली के ही कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए, आप आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट के ही कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए, हम उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह से हर इंस्टीट्यूशन को मिसयूज किया गया। चाहे सीबीआई से हमारे चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में रेड पड़वाई हो, चाहे मनीष सिसोदिया की घर पे पढ़ाई हो, सत्येंद्र जैन की घर पे हो। तो आप कह रहे हो कि वो करप्ट और क्रिमिनल लोग भी पावर में आ गए, वो इससे बेटर होगा क्योंकि ये लोग आपको काम ही नहीं करने देते। ना सिर्फ हमें नहीं काम करने देते हैं, आप देखिए कि पिछले 5 साल में इस देश में जितना इंटर कम्युनिटी एक हेट्रेड का माहौल पैदा हुआ है, चाहे अलग अलग रिलीजन्स के बीच में, चाहे हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे अलग अलग कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हो, जाट वर्सेस नॉन जाट, हम इतने कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं। ये इस रूलिंग पार्टी का नेचर है, ये बीजेपी का नेचर है कि उन्होंने पिछले 5 साल में इस देश के सोशल फैब्रिक को तोड़ने की कोशिश की। दूसरी तरफ इस देश के जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें खत्म करने की कोशिश की, और इसका हम सबसे बड़ा एग्जांपल एज आई सेड हम दिल्ली में देख सकते हैं, जहाँ पे तो आप मानते हो वो एक बिगर इविल है बेसिकली, ये कहना चाह रहे हो? तो हम उस रीजन के लिए साथ आने के लिए तैयार हैं और अपनी जो पहले प्रॉमिस किया था उस पर वापस जाने के लिए तैयार हो कि आपकी इलेक्शन कैंपेनिंग पे वापस बात करते हैं। आप क्राउड फंडिंग मॉडल को यूज़ कर रही हैं, ये एक पॉलिटिशियन के लिए बहुत यूनिक है। मेरे को एक ही एग्जांपल याद आता है, एक तो आपके आम आदमी पार्टी के लोग थे जिन्होंने दिल्ली में किया था ये, और जिग्नेश मेवानी था जिसने अकेले में किया था। तो आपको क्या लगता है सक्सेसफुल हो पाएगा? देखिए, इसे सक्सेसफुल होना ज़रूरी है। अगर हम अपनी देश की पॉलिटिक्स को बदलना चाहते हैं तो इलेक्शंस फंड कहाँ से हो रही है वो बदलना ज़रूरी है। हमारे देश में सिस्टम्स डिलीवर क्यों नहीं करते, स्कूल्स ख़राब क्यों हैं, हॉस्पिटल्स ख़राब क्यों हैं? क्योंकि जब पॉलिटिशियंस इलेक्शन लड़ते हैं तो वो ठेकेदारों से पैसा लेते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर्स से पैसा लेते हैं, वो दवाई की कंपनियों से पैसा लेते हैं। अगर हमने बिल्डिंग बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर से पैसा लिया होता तो हम आराम से 100-200 करोड़ अपने इलेक्शन के लिए रेस कर सकते थे, लेकिन तब हमारे स्कूल इतने अच्छे नहीं लगते। हमने डेस्क के सप्लायर से पैसा लिया हो सकता है, पर हमारे स्कूल में जो इतने अच्छे डेस्क हैं वो डेस्क नहीं होते। हम दवाइयों की कंपनी से पैसा ले सकते थे,
लेकिन फिर हमारे हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ फ्री नहीं होती। तो आपको, अगर हमें ईमानदारी की राजनीति करनी है, तो हमें ईमानदारी से एक आम जनता से पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो जब आप आम जनता से पैसा इकट्ठा करते हैं, व्हेन यू आर इन पावर, फिर आप किसी भी प्रकार की वेस्टेड इंटरेस्ट को कुछ ओ नहीं करते। फिर आप सबसे अच्छा स्कूल भी बना सकते हैं, आप सबसे अच्छे डेस्क भी। आप कितना पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, आपका एम क्या है? अभी इलेक्शन कमीशन की 70 लाख रुपीस की लिमिट है। लिमिट है, अपर लिमिट है? जी, अच्छा। की लिमिट है। तो मुझे उम्मीद है कि क्राउड फंडिंग के माध्यम से हाँ। इकट्ठे कर पाऊँ। और उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे आप? उसका यूटिलाइजेशन कई प्रकार के कैंपेन मटेरियल में होता है, जैसे हम पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 70 लाख पैम्फलेट्स में तो लगेंगे नहीं। कुछ पोस्टर्स बनते हैं, आपके वॉलंटियर्स जो कैंपेन में इन्वॉल्व होते हैं, ऑन अ डेली बेसिस उनका कुछ नाश्ता होता है, खाना होता है, पानी होता है, आप टोपियाँ खरीदते हो, आप रोड शोज करते हो, आप रैलीज करते हो। तो इन्हीं सब चीज़ों में ही पैसा खर्च करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट अगर और चीज़ों में खर्च करना होता तो 70 लाख काफ़ी नहीं है। हाँ। तो जो पॉलिटिशियंस पैसा बांटते हैं, दारू बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, साड़ियाँ बांटते हैं, वो तो करोड़ों रुपए में खर्च करते हैं। वो एक एमपी सीट में, एक लोकसभा की सीट में एनीथिंग बिटवीन 30 करोड़ टू 50 करोड़ खर्च कर रहे हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपकी कैंपेनिंग के लिए। थैंक यू। और बहुत बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू।